हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। और आज की सीरीज में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे ड्रग का जो कि आपके हाइपरटेंशन को, आपके ब्लड प्रेशर को जो कि बढ़ा हुआ होगा उसे नॉर्मल लेवल पे लेकर के आने का काम करता है, मैनेज करने का काम करता है। इस प्रोडक्ट के ब्रांड नेम के बारे में बात करेंगे, कॉन्स्टेंट के बारे में बात करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसके काम करने का तरीका और दो खास सावधानी, इनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के प्रोडक्ट के ब्रांड नेम का, तो वो अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं टेल्मा 20 टेबलेट के बारे में, जिसे बनाने वाली कंपनी है आपकी ग्लेनमार्क। अगर आपने नाम को जरा ध्यान से सुना तो मैंने कहा टेल्मा 20, तो उसके अंदर का एक्टिव कॉन्स्टेंट है टेल्मा की जगह टेल्मिसार्टन और 20 उसके कंसंट्रेशन यानी कि उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि उसका जो कंसंट्रेशन है, कॉन्स्टेंट का मात्रा है, पावर है, स्ट्रेंथ है, वह आपका 20 mg, टेल्मिसार्टन 20 mg। दिस इज द राइट ड्रग। इसके बारे में अगर आप बात करें तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये एक ऐसा टैबलेट है, एक ऐसा मेडिसिन है जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि एक ऐसा ड्रग जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़े हुए लेवल से नीचे लेवल पे लाने का काम करता है। इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दो सावधानियां जो कि इस टैबलेट के पीछे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसमें दो चीजें सावधानी के रूप में लिखी हुई हैं कि ये एक हाइग्रोस्कोपिक टैबलेट है, यानी कि आपके आसपास के मॉइस्चर को बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए इसे धूप के आसपास मत रखिएगा, मॉइस्चर के आसपास मत रखिएगा। और अगर आप इसे कंज्यूम करने वाले हैं तो इमीडिएटली इसे ओपन करें और इमीडिएटली कंज्यूम करें। कुछ लोगों की आदत होती है, ये मैंने देखा हुआ है, कि अगर दिन में ट्रैवल करना है और इतना बड़ा पत्ती लेके जाने में दिक्कत होती है तो वो 2-3 टैबलेट निकाल लेते हैं, किसी पाउच में, किसी जिपर रैप में या किसी डिब्बे में रख लेते हैं। वैसा आपको नहीं करना, क्योंकि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये बात साफ साफ लिखी हुई है इसमें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप एक फीमेल हैं और अभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है और आपको बीपी की प्रॉब्लम है, तो आपके डॉक्टर ने आपको दिया है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। लेकिन टैबलेट को लेते लेते कुछ समय बाद ऐसा हो गया, क्योंकि लंबे समय तक चलता है, हो सकता है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है और आप इस केस को डॉक्टर को नहीं बताते हैं, तो वह गलती होती है। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है, टेल्मिसार्टन कंटेनिंग कोई भी ड्रग, चाहे वो सिंगल टेल्मिसार्टन हो या फिर किसी और ड्रग के साथ टेल्मिसार्टन का कॉम्बिनेशन हो, अगर प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तो इमीडिएटली डॉक्टर को आपको बताना चाहिए। वो आपको इस टेल्मिसार्टन को कंटिन्यू करने से रोकेंगे। वो आपके बूम में डेवलप हो रहे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, इसे कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर द डेवलपिंग फीटस, तो इसको आपको बंद कर देना चाहिए। इसलिए दो जरूरी सबसे पहले मैंने बात किया। अब हम प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं, इसके इंडिकेशन का। तो जैसा मैंने कहा कि ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, यानी कि बीपी के बड़े हुए लेवल को नॉर्मल लेवल पे लेके आने का काम करता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड आखिर बीपी होता क्या है। सब लोग बोलते हैं बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है। आखिर बीपी कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर सही तरीके से शब्दों के मतलब को समझा जाए तो बीपी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। अगर सच में सही मात्रा में ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो भाई आपका शरीर में जो ब्लड बह रहा है वो कैसे बहेगा? उसके लिए तो प्रेशर जरूरी है। सो बीपी इज नॉट अ प्रॉब्लम। करेक्ट टर्म है हाइपरटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना। और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा और टेंशन का मतलब है तनाव। अब अगर आप बोलते हैं कि बीपी बढ़ गया है या कभी कभी अगर दूसरे बारे में बात करो बीपी घट गया है, तो वो प्रॉब्लम है। बीपी इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन रेस्पेक्टिवली हम लोग ऐसा ही बोल देते हैं। तो आखिर हाइपरटेंशन होता क्यों है? कई अलग अलग कारण हैं, कई अलग अलग रिस्क फैक्टर हैं, जिनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो हमने हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी पे अपलोड किया हुआ है। ब्रीफिंग बस आपको करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसे मैं हमेशा पहले रखता हूं वह है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस इंड्यूस हाइपरटेंशन आजकल के यंग में बहुत कॉमन है। किसी भी बात का स्ट्रेस हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, सोशल प्रॉब्लम हो या कोई और प्रॉब्लम हो, अगर आपने स्ट्रेस ज्यादा लिया, लंबे समय तक लिया, तो हाइपरटेंशन तो होना स्वाभाविक है। दूसरा आ जाता है डाइट। डाइट मींस एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू कैफेटेरिया डाइट, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक एटसेट्रा एटसेट्रा। ये चीजें अगर आप कंज्यूम करते हो तो लिपिड का लेवल भी बढ़ेगा, खास करके बैड कोलेस्ट्रॉल का वो बढ़ेगा, तो आपके ब्लड में एक प्लेक जमा होगा, ब्लड वेसल के डायमीटर को छोटा करेगा, हाइपोलिपिडेमिक कंडीशन डेवलप होगा और प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। तो ये सब कुछ चीजें हैं। अल्कोहल, स्मोक करना, ये सब कुछ इंक्लूड किया जा सकता है रिस्क फैक्टर के अंदर। तो उन सब के बारे में तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं आज के प्रोडक्ट के कॉन्स्टिट्यूएंट के काम करने के तरीके के बारे में। आज के प्रोडक्ट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है टेल्मिसार्टन, और ये हमारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की मेन क्लास के अंदर आ जाता है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर की सब क्लास के अंदर। ये क्या हुआ? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर को क्या समझें, हम इसको समझते हैं। पहले बात करते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपके जो एंजियोटेंसिन 1 होता है वो इनएक्टिव होता है, और इस एंजियोटेंसिन 1 इनएक्टिव को एंजियोटेंसिन 2 एक्टिव में कन्वर्ट करने का काम करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसे हम शॉर्ट में ACE कहते हैं। और इसके ऊपर भी कई मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है जो ACE इनहिबिटर कैटेगरी के ड्रग के अंदर रखे जाते हैं, लेकिन अभी उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम एक्सक्लूसिव टू टेल्मिसार्टन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो एंजियोटेंसिन 2 बना हुआ है
वो आगे जाकर के क्या करेगा, अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पर जाकर के बाइंड हो सकता है। तो ये जो ड्रग बाइंड हो जाएगा तो उससे क्या होगा, ड्रग मतलब वो आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है एंजियोटेंसिन 2 वो अगर रिसेप्टर पर बाइंड होगा तो क्या होगा, एंजियोटेंसिन के बाइंड होते ही आपके जो ब्लड वेसल का डायमीटर है यानी कि गोलाई जो ब्लड वेसल की है वो कम होने लगेगी। देखिए ये नॉर्मल है तो ये कम होने लगेगा, तो डेफिनेटली अगर ब्लड वेसल की गोलाई कम हो रही है तो उसके अंदर बहने वाले ब्लड को एक प्रेशर, एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो एलिवेट होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और ये एक कारण है। दूसरा कारण ये होता है कि जो टेलमिसार्टन के ऊपर हमारा जो मेन मैकेनिज्म वो यही है कि इस कॉन्स्ट्रिक्शन को कम करना। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा था, जब एंजियोटेंसिन 2 अपने रिसेप्टर पर बाइंड हो रहा था तो वो वाटर और सॉल्ट के रिटेंशन को इंक्रीज कर रहा था, और वाटर और सॉल्ट अगर रिटेन होते हैं तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि सॉल्ट यानी कि नमक, नमक यानी कि NaCl, NaCl इज इक्वल टू Na++ Cl-। तो ये जो सोडियम आयन है वो आपके ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है, और वॉल्यूम अगर ब्लड के अंदर पानी का बढ़ेगा तो प्रेशर तो एग्जर्ट होगा ही होगा। ये कब हो रहा था, ये प्रॉब्लम तब हो रही थी जब ये एंजियोटेंसिन 2 अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पर जाकर के बाइंड हो रहा था। अब हमें इसको बाइंड होने नहीं देना है क्योंकि हमको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो जब आप ये टेलमिसार्टन लेते हैं तो वो अपने उस रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पर जाकर के बाइंड होने से एंजियोटेंसिन 2 को उसके रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होने से रोक देता है। तो जब वो बाइंड ही नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा, इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एक प्रकार से ताले जैसा काम करेगा और एंजियोटेंसिन 2 एक चाबी के जैसे काम करेगा। दोनों जब आपस में मिलेंगे तो गेट खुलेगा और सारा काम होता रहेगा। और हाँ, यहाँ पे हमारा काम क्या है, हमको उसको बाइंड होने नहीं देना, उसको ब्लॉक करना है। इसलिए टेलमिसार्टन ब्लॉक कर देता है उस पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होने से। तो रिसेप्टर पे जाके बाइंड ही नहीं होगा तो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगा, सोडियम वाटर का रिटेंशन नहीं होगा, और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल पे आने लगेगा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है 120/80 mmHg। यहाँ पे 120 आपका सिस्टोलिक वैल्यू को और 80 आपके डायस्टोलिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप ये टैबलेट लेते हैं आपके डॉक्टर के दिए गए सलाह और ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली, तो वो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके मैनेज करने का काम करता है, जिसे अगर आप अपनी लाइफस्टाइल, अपनी डाइट और अपने मेडिटेशन को यूज करते हैं तो वो काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। इसलिए मेरा पर्सनल बिलीव है, ऐसा सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता, बट इफ इट इज पॉसिबल, इफ इट इज लाइफ स्टाइल जनरेटेड, तो आपका मेडिकेशन से ज्यादा अच्छा मेडिटेशन होता है, यानी कि दवाइयों से ज्यादा अच्छा ध्यान, योग, वॉक, ये सब कुछ अच्छे होते हैं, बशर्ते ये जो प्रॉब्लम है वो आपके लाइफस्टाइल इंड्यूस हो। सीवियर प्रॉब्लम में ये चीजें सपोर्ट कर सकती हैं, बट दिस कुड नॉट बी ओनली द ट्रीटमेंट। सो आज के वीडियो को लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।